नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर 2023 की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन सभी क्लासेस का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन वैदिक पीरियड एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन। यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बीच क्या अंतर है और क्या समानता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें टॉपिक की पूरी नॉलेज है, हमने वैदिक काल को अच्छे से समझ लिया, बौद्ध काल को अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब हम दोनों कंटेंट को कर लेते हैं कहीं ना कहीं आपस में मिक्सड हो जाते हैं। हमें खुद एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या जो है सिमिलैरिटीज है, क्या क्या अंतर है, वो एक कंफ्यूजन रहता है। सेकंड चीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा और आपका वैदिक कालीन शिक्षा के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए डिटेल में। तो वहां पर आपको वैदिक काल के बारे में पूरा नहीं लिखना है, बौद्ध काल के बारे में पूरा नहीं लिखना है। बेसिकली एग्जामिनर जानना चाहता है कि इसके बीच डिफरेंस क्या है। तो वहां पर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने के लिए 4 से 5 पेज का अगर आपको लिखना पड़े, कंटेंट काफी कम पड़ जाता है। तो क्या इनके बीच अंतर है, क्या इनके बीच समानता है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि आप कम से कम टाइम में, कम से कम पेजेस में और बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख सके और उस आंसर पर आप पूरे मार्क्स भी लेकर आ सके। तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, हम बात क्या करने वाले हैं कि सिमिलरिटीज क्या है, यानी कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है, दोनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलरिटीज, समानता। आपकी जो वैदिक एजुकेशन है, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है, उन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर बात करें गोल ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के उद्देश्य है ना, दोनों में समान है, दोनों में सेम है। जैसे कि एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो सेलिब्रेशन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। दोनों ही काल ये कहते हैं, वैदिक काल भी बौद्ध काल भी, दोनों ही ये कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, दोनों में देख भी चुके हैं। तो फर्स्ट हेडिंग तो आपके क्या बन जाएगी, गोल ऑफ एजुकेशन। और उसके अंदर हम फिर हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं कि शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के दोनों की एक समानता ये है कि दोनों ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं, अटेनमेंट ऑफ सोल्यूशन को अल्टीमेट एम मानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बाकी की ऑब्जेक्टिव्स भी अगर आप देखें, उद्देश्यों को देखें, तो वहां से भी चाहे तो आप कितनी भी हेडिंग्स बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, बाकी के जो उद्देश्य थे, शारीरिक विकास होना, सामाजिक विकास होना, चारित्रिक निर्माण करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, ठीक है, या इसके अलावा अपने कल्चर को बचाकर रखना, प्रिजर्व करना, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना, तो ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है। तो एक तो आप लिख देंगे, एक हेडिंग तो हो गई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की, दोनों में सेम सेम ऑब्जेक्टिव से समानताएं हैं। सेकंड, आप अलग से एक हेडिंग बना देंगे कि जो अल्टीमेट एम है वो भी दोनों का सेम है, वो है अटेनमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। दोनों की एक समानता क्या है कि दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कालों में जो शिक्षा होती थी वो एक प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी, नेचुरल एनवायरनमेंट में दी जाती थी, प्रकृति के मध्य दी जाती थी। बिल्कुल जंगल में, घने जंगलों में, वृक्ष के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठाकर बच्चे को जो है वो शिक्षा दी जाती थी। तो जो प्रकृति के जो है सानिध्य में पूरी पूरी शिक्षा होती थी, नेचर के अंडर में हमारी पूरी एजुकेशन होती थी, दोनों की ये कॉमन बात है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, हार्ड लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट की लाइफ होती थी वो काफी हार्ड होती थी। हार्ड मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, दिन में 2 बजे घर पर आ गए, आराम से अपना मजे से जी रहे हैं, मजे से कर रहे हैं, वो चीज नहीं। वहां पर पूरा हार्ड होती थी, हार्ड एंड फास्ट रूल होते थे पूरी तरीके से। पूरा एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया शुरू में, उसके बाद जब आपकी पूरी 10-12 साल की एजुकेशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आप घर वापस आ पाते थे। उसके बीच में घर वापस आने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता था, पूरी एजुकेशन के बाद ही आप आ पाते थे। उसके बाद पूरे दिन सुबह 4 बजे से उठकर और सोने तक आपको क्या क्या करना है, हर एक का पूरे रूल शेड्यूल बना हुआ था, और उन्हीं स्ट्रिक्ट रूलों को फॉलो करना होता था हर एक बच्चे। ठीक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद ध्यान लगाना, जो है प्रार्थना करना, प्रैक्टिस करना, तो जो जो सिस्टमैटिक तरीके से था उसी सिस्टम को फॉलो करना होता है। जैसे अगर आप बात करें तो जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो भी इसी तरीके से होती है। एक बार आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो साल 2 साल तक वहीं पर रहेंगे। सेकंड चीज कि सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक का पूरा टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है और आपको वही चीज फॉलो करनी होती है। तो वही सिस्टम वहां पर था। तो दोनों ही सिस्टम में कॉमन है क्या कि बच्चों की जो लाइफ होती थी वो बहुत हार्ड होती थी, बहुत कठिन होती थी। सेकंड,
ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता के सख्त कोड का पालन। वहां पर दोनों ही शिक्षा में, वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में, नैतिकता को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आपने देखा होगा कि दोनों ही काल में बच्चे को शुरू से जैसे एडमिशन हुआ उसको ब्रह्मचर्य व्रत का जो है व्रत दिलवा दिया जाता था, और एजुकेशन कंप्लीट होने तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का उसको पालन करना होता था। सभी सुखों का, सभी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबको त्यागना होता था, और बिल्कुल पूरी तरीके से सादा जीवन, उच्च विचार, नैतिकता पर ज्यादा फोकस किया जाता था दोनों ही सिचुएशन में। नेक्स्ट, रिलीजन डोमिनेटेड द एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपने ये भी चीज कॉमन है कि दोनों ही स्थिति में, वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में भी, जो धार्मिक शिक्षा है उसका बोलबाला था। ठीक है, बाकी सब चीजों को फोकस करते थे, व्यवसायिक शिक्षा देते थे, व्यापारिक शिक्षा देते थे, और रियल एजुकेशन देते थे, व्यवहारिक शिक्षा देते थे, सब सही है। लेकिन उसके बाद भी जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट माना था, क्या माना था? मोक्ष की प्राप्ति, जिसको आध्यात्मिकता भी कहा गया था। इन्होंने धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया था। तो इन्होंने क्या किया था? धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, दोनों ने ही। तो धार्मिक शिक्षा का वहां पर बहुत ज्यादा बोलबाला था। क्लोज बॉन्ड ऑफ रिवरेंस एंड रेस्पेक्ट, यानी कि जो आपके टीचर स्टूडेंट होते थे उनके बीच में जो रिलेशन होता था बहुत प्योर होता था, बहुत ही सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, पिता पुत्र का संबंध माना जाता था। दोनों ही सिचुएशन में जो है प्योरिटी के साथ यहाँ पर फॉलो होता था। तो जो पिता और पुत्र का संबंध होता था वही माना जाता था एक गुरु और शिष्य का संबंध। अनवेवरिंग ओबीडियंस टू द टीचर्स, यानी कि शिक्षक के प्रति अटूट आज्ञाकारिता। उस दोनों ही काल में, वैदिक काल में और बौद्ध काल में, एक समानता क्या थी कि टीचर्स के प्रति जो आज्ञाकारिता का जो सिस्टम था, जो ओबीडियंस सिस्टम था, बहुत ज्यादा अटूट था। अगर टीचर ने एक बात बोल दी तो वो शिष्य के लिए, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता था कि अगर टीचर ने कुछ कहा तो उसका हमको करना ही करना है, बस वही चीज को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पत्थर की लकीर के समान फॉलो करना है। कोई भी बच्चा अपने टीचर की बात को किसी भी सूरत में काटने की कोशिश नहीं करता था। ठीक है, तो ये काफी हद तक आपका जो है सिमिलैरिटी हो गया। समानता हमने यहाँ पर देख ली कि क्या क्या कॉमन चीजें हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज है। 7 पॉइंट्स है। अगर आपसे, देखिए यहाँ पर अब एक बात समझने की है बहुत ज्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, उनके बीच समानता बताइए। वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या है और उनके बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज है, बताइए। तो यहाँ पर पहले हमें वैदिक काल के बारे में बताना है, मेन मेन पॉइंट्स, फिर हमें बौद्ध काल के बारे में बताना है, मेन मेन पॉइंट्स, और उसके बाद इन दोनों की जो सिमिलैरिटीज के ये पॉइंट है, इनको आप चाहे तो चार्ट में मेंशन कर दे, चाहे इसी तरीके से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, दो दो तीन तीन लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यही आए कि वैदिक काल और बौद्ध काल के बीच में समानता बताइए, अब यहाँ पर एग्जामिनर वैदिक काल क्या है वो नहीं पूछना चाह रहा, बौद्ध काल क्या है वो नहीं पूछने चाह रहे, वो जानते हैं, वो ये जानना चाह रहे डायरेक्ट कि दोनों में कॉमन बातें क्या है। तब यहाँ पर क्या करेंगे कि आप 6 से 7 लाइन में वैदिक काल, 6 से 7 लाइन में 10 लाइन में आप बौद्ध काल बताएंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाइन 10 लाइन मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। दोनों कालों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देंगे कि ये काल कब आया है, इसमें की मुख्य चीजें क्या है, मुख्य बातें क्या क्या है। तो वो 5 5 10 10 लाइन में आप बताएंगे, और उसके बाद मेन हेडिंग डालेंगे कि इन दोनों के बीच सिमिलरिटी। ये जो आपके 7 पॉइंट है, इनको आप एक चार्ट में मेंशन करेंगे। ठीक है, चार्ट में मेंशन करने के बाद वन बाय वन इनको हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और इनके अंदर लिखना शुरू कर देंगे। दो दो तीन तीन लाइन में लिखेंगे तो भी आपके 5 6 पेज ऐसे फिल हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। एक बार इसको रियल में अप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। 1 सेकेंड रुकिएगा बस। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है, इस पर मैं आपको शो करती हूँ। ये हल्का सा ब्लैक स्पेस ले लेते हैं ताकि लिखने में और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि अगर क्वेश्चन आता है आपका, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि डिफाइन द या एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज बिटवीन वैदिक पीरियड एंड बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन। मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन प्रॉपर वे में आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पूछा गया है, मान के चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर अब हमें आंसर किस तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले हम वैदिक काल बौद्ध काल के बारे में सिर्फ बेसिक बताएंगे ताकि हमारे आंसर की भूमिका बन सके, इंट्रोडक्शन बन सके। डायरेक्ट ये भी नहीं कि सिमिलैरिटी की हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर दिया, नहीं, पहले हल्का सा जो है इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे वैदिक एजुकेशन या वैदिक पीरियड एजुकेशन या वैदिक कालीन शिक्षा, जैसा आप चाहें हेडिंग डालेंगे।
ठीक है। हेडिंग को अंडरलाइन आपको जरूर करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्केल से करिएगा ताकि तिरछा ना हो और ओवर राइटिंग ना लगे। अब यहाँ पर आप सिर्फ 5 to 6 लाइन में, मैक्सिमम 10 लाइनिंग में आप जो है वैदिक पीरियड के बारे में लिखेंगे। अब इसमें 5 से 10 लाइन में बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते। आप क्या लिख सकते हैं कि वैदिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से पहले का काल माना जाता है। वैदिक काल में मेनली जो शिक्षा है वो वेदों पर आधारित है, इसीलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। हमारे यहाँ पे 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति माना जाता था। वहां पर बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था और धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। तो इस तरीके से जो मेन मेन 4-5 लाइनें को आपने लिख दी, इतना काफी है, और अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने बुद्धिस्ट एजुकेशन लिखा, बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन। ठीक है। अब इसके अंदर सिमिलर काम किया कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का आपका ये काल माना जाता है। और आपका, एक सेकंड रुकिएगा, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये दिक्कत हो रही थी, अब आपको सभी को स्क्रीन क्लियर शो हो रही है। ठीक है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो 600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। बुद्धिस्ट में बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से आधारित है, अहिंसा का पालन किया जाता है। ठीक है। और सत्याग्रह का पालन किया जाता है। तो वो मतलब कॉमन जो चीजें हैं, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग जो है दिखाया गया था। तो वो कॉमन कॉमन चीजें 5-6 लाइन में, 10 लाइन में मैक्सिमम आप जो है लिख दीजिए। तो आप मानकर चलिए कि आपकी जो एग्जाम कॉपी है वो उसका फर्स्ट पेज जो है यहाँ पर फिल हो गया। पहले पेज पर आप ये दोनों आपने कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज पर आप जो है सेंटर में, लाइन के सेंटर में, एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि क्या छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है। छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत काम की चीजें होती है। हाँ, हो सकता है आपके लिए छोटी बातें हो, लेकिन बीएड में सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चल रहे हैं। बीएड में ऐसे स्टूडेंट भी है जो 10 साल बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 5 साल बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, जो 15 साल बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल है ऐसे स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी चीजें होती है जो उनके मार्क्स गेन करने में बेनिफिट देती है। तो हमको तो हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको अगर बेकार लग रही हो तो आप वीडियो को यहीं पर लीव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ये सब चीजें जानती। ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज का आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर लाइन के सेंटर में आपको डालनी है ये चीजें। तो अब समानताएं आपको लिखनी है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट, या तो पहले जैसे कि मैंने इसमें कहा कि आप किसी भी चार्ट में जो है सारे पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। अब चार्ट चाहे आप किस तरीके से बनाइए, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बना पा रहे हैं। ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि आप इस तरीके से सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दें। सेकंड वे ये है कि आप जो है इस तरीके से ना बनाकर, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, 7 पॉइंट्स है लगभग लगभग, तो इतना सारा नहीं लिख पाएंगे इसमें, फिर छोटा पड़ जाता है। तो इसमें आप क्या करें, इस तरीके से करके और इस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सिर्फ हेडिंग्स डालनी है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और जितने भी आपको याद हों उस समय, 5, 6, 7, उतने आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लगभग मान के चलिए कि हाफ पेज आपका इसमें फिल हो जाएगा, और हो सकता है फुल भी हो जाए। फुल हो जाएगा आपका पेज, फुल हो जाएगा, सेकंड पेज आपका जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप इसमें थोड़ा सा अगर बॉक्सेस बना देंगे हर एक हेडिंग में, तो एक एक लाइन का गैप आप रख सकते हैं, एक एक लाइन का गैप कर सकते हैं। तो सेकंड पेज पर आपका ये आ गया। उसके बाद आपके सिर्फ 2 पेज बचे, क्योंकि मैंने कहा 4 से 5 पेज में आपको मैक्सिमम लिखना है, 5 पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, मजेदार चल रहा है, पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। सेकंड पेज हो गया, बाकी के 2 पेज बचे हैं। अब वन बाय वन इनकी करके हेडिंग डालिए। जैसे कि पहली है कॉमन अल्टीमेट एम, कॉमन अल्टीमेट एम, जो अंतिम उद्देश्य है एजुकेशन का, वो आपका सेम है, कॉमन है। अब इसके अंदर हेडिंग आपने डाल दी है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा, बोधकालीन शिक्षा, दोनों की एक सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों के अनुसार जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था, अल्टीमेट एम था, वो था मोक्ष की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है। आपने 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, काफी है। उसके बाद आप जो है सेकंड हेडिंग डालेंगे। सेकंड हेडिंग में कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमें तो आंसर बढ़ाना है, अलग अलग हेडिंग कर करके लिखेंगे, हम क्यों लिखेंगे एक लाइन में सारी चीजें, एक हेडिंग में हम क्यों लिखें सारी चीजें। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जो शिक्षा के बाकी उद्देश्य होते थे वो भी सब कॉमन होते थे, जैसे कि शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, बच्चे का नैतिक मोरालिटी को डेवलप करना, ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, अपनी संस्कृति को, कल्चर को बचाना। तो वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देंगे। थर्ड पॉइंट डालेंगे, आप वो उसमें लिख सकते हैं ना, जैसे बाकी के पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए वन बाय वन, कि आपके स्टूडेंट्स की हार्ड लाइफ होती थी स्टूडेंट, एंड उसके बाद फिर आप
हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि दोनों काल में जो स्टूडेंट की लाइफ होती थी बहुत हार्ड होती थी, स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, फॉलो करने होते थे, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की पूरी शेड्यूल था, उनको फॉलो करना होता था। एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही वो अपने माता पिता से मिल पाता था या अपने घर आ पाता था। ठीक है, पूरे लाइफ जो एजुकेशन पीरियड में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था। तो ये सारी बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे कि एक पेज पे आराम से 3-4 हेडिंग आ जाती है। ठीक है, तो सेकंड पेज पे बाकी की हेडिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका आंसर देखिए, जो क्वेश्चन में पूछना चाह रहे थे पॉइंट टू पॉइंट वही आंसर है, प्रॉपर आंसर है, क्लियर वाइज आंसर है, और पूरा फोकस किस पर है, हमारे सिमिलरिटीज पर, क्योंकि मेन वही पूछा गया। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसका ही आंसर करना, एक्स्ट्रा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने वैदिक काल के बारे में भर दिए 3-4 पेज, बौद्ध काल के बारे में भर दिए 3-4 पेज, और जो मेन इसमें समानता पूछी जा रही है वो आप लास्ट के पेज पर 5-10 लाइन में करके छुट्टी। नहीं, मेन सिमिलरिटीज पूछना चाह रहे हैं, सिमिलरिटीज के लिए 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो पूरा जो 3 पेज 4 पेज आप लिख रहे हैं वो सिमिलरिटीज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन बनाने के लिए आपने सिर्फ एक पेज यूज किया, तो ये होता है परफेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। कम पेजेस में 4 से 5 पेज आप लिख रहे हैं, कम मेहनत लगेगी, कम जो है आपका टाइम भी कम लगेगा लिखने में, और आपका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बेस्ट मार्क्स आएगा, ये गारंटी है आपकी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पहले पूछ लेते कि वैदिक एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, या बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में बताइए, या इस तरीके से पूछ ले कि वैदिक एजुकेशन के बारे में बताइए और इनके बीच डिफरेंस बताइए, तो वहां पर आप वैदिक एजुकेशन को डिटेल में बताएंगे, बौद्ध एजुकेशन को थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे 5-10 लाइन। तो जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वैसे आप लिखेंगे। और जब इस तरीके से पहले वैदिक पीरियड क्या है पूछा गया है, बुद्धिस्ट पीरियड क्या है पूछा गया है, तब वहां पर सिमिलैरिटीज को बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है डिटेल में, वहां पर आप पॉइंट में भी करके लिख सकते हैं। तो आपको जो इस तरीके से ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बताए, ना कि फालतू की इधर उधर की बातें। आपने 10 पेज भर दिए लेकिन उसमें काम की चीज नहीं है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस भूल में मत रहिएगा कि आपको पेजेस फिल करने हैं, नहीं, पेज फिल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लेकिन इसमें मार्क्स उतने मिलेंगे जितना कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर हो। चीजें ध्यान रखिएगा कि आप हर एक क्वेश्चन में एक चार्ट जरूर बनाइए, हर एक लाइन को अंडरलाइन करिए, स्केल से अच्छी तरीके से जो है आप इसको अंडरलाइन करिएगा। जो मेन हेडिंग होती है, जो मेन क्वेश्चन में बात पूछी जाए उसको आप हेडिंग सेंटर में डालें, बाकी सभी हेडिंग्स को जो है आप साइड में डाल सकते हैं। तो ये चीजें आपकी है बेसिक, सीक्वेंस वाइज आपका क्वेश्चन होगा, प्रॉपर तरीके से होगा, और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस अगर इस तरीके से पूछा जाए तो वो भी आपको इस तरीके से करना है। सिमिलैरिटीज हमारी हो गई है, एक बार डिफरेंसेस को भी फटाफट देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए डिफरेंसेस, असमानताएं, अंतर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इस साइड में, और राइट साइड में आपको हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो जिस मीडियम के स्टूडेंट है अपने अकॉर्डिंग आप जो है इसमें उधर ही फोकस करिएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी पर फोकस करिएगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश पर फोकस करिएगा। ये थोड़ा सा मैं सेटिंग इसकी कर देती हूँ। हाँ देखिए बिल्कुल हो गया ये सही अब। बस देखिए अब इसमें अंतर को और उसको देख लेते हैं, समानताओं को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअलिस्टिक टीचिंग, यानी कि वैदिक शिक्षण में क्या होता था, व्यक्तित्ववादी शिक्षण था। एक टीचर होते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पैसे कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे, खर्च कैसे उठेगा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी, टीचर की होती थी। लेकिन बौद्ध काल में जो शिक्षा है वो एकत्रित प्रणाली हो गई थी, इंस्टीट्यूशनल कर दिया गया था उसका, इंस्टीट्यूशन अलग अलग बन गए थे, संस्थागत हो गई थी। आप यहाँ पर एकत्रित प्रणाली भी कह सकते हैं, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि संस्थागत हो गई थी। क्या हो गई थी, संस्थागत। पहले वैदिक काल में व्यक्तिगत थी और बौद्ध काल में संस्थागत हो गई थी। वैदिक काल में इंडिविजुअल टीचर का काम था और बौद्ध काल में पूरा इंस्टीट्यूट बन गई थी। नेक्स्ट, एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन अ गुरुकुल, यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल या फिर आपके गुरुगृह जिसको कहा जाता था, गुरुओं का घर। लेकिन जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी वो मोनेस्ट्री और विहार, यानी कि मठ और विहार में दी जाती थी। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि दी तो स्कूल और कॉलेज में ही दी जाती, लेकिन वहां पर वैदिक काल में उनको गुरुकुल कहा जाता था और बौद्ध काल में उन्हीं को ही मठ और विहार कहा जाता था। ठीक है, पुअरली फंडेड सिस्टम, जो फंड का जो सिस्टम था, जो फाइनेंस सिस्टम था वो बहुत जो है खराब था, क्योंकि कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था, किसने दान दे दिया नहीं दिया नहीं सही, वो सबकी इच्छा पर डिपेंड था। भिक्षा के द्वारा ही जो है अपना जीवन यापन करते थे और पूरा एजुकेशन सिस्टम चलाते थे। कुछ भी फिक्स सोर्स नहीं था, कोई भी परमानेंट सोर्स नहीं था इनकम का या फंडिंग का। लेकिन बौद्ध काल में जो फंडिंग सिस्टम है बहुत रिच हो गया था, बहुत बढ़िया हो गया था। क्यों? क्योंकि राज्य का उसमें हस्तक्षेप आ गया था। राजा ने अपनी तरफ से जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था एजुकेशन सिस्टम को, और अपनी इच्छा से
परमानेंट एक सोर्स बन गया था कि हर राजा के पास इतने रुपए आने ही आने हैं। जो आपका वैदिक काल है उसमें बच्चे को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। लेकिन बौद्ध काल में जो बच्चा होता था उसको भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, या इसके अलावा एक नाम और है श्रमण या समनेर, वो भी बोला जाता था। यहाँ पर वैदिक काल में जो टीचर होते थे वो ऑटोक्रेटिक होते थे नेचर पे, यानी कि नेचर में क्या होते थे, ऑटोक्रेटिक, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ज्यादा चलता था, टीचर्स के अकॉर्डिंग, कि जो टीचर्स ने एक बार शेड्यूल बना दिया वो सब कुछ ठीक है, वो इसी के अकॉर्डिंग सब चीज फॉलो होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट में डेमोक्रेटिक आ गया था, लोकतांत्रिक आ गया था, कि हर बच्चे को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार था। ठीक है, वैदिक सिस्टम हैज सर्वाइव्ड ओवर सेंचुरीज। वैदिक काल जो है वो बहुत सेंचुरी तक चला, कई कालों तक चला, विशाल था, लंबा चला। लेकिन बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो बहुत कम समय में चला। आप देख सकते हैं कि 600 से 1200 के बीच का ही था, 600 साल कुल जो है रहा, वो ज्यादा लंबा नहीं चला। वैदिक कालीन बहुत लंबा चला, लेकिन जो बौद्ध कालीन शिक्षा पीरियड था वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला। यहाँ पर आगे बात करें कि करिकुलम वॉज वास्ट, यानी कि वैदिक काल में करिकुलम बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था। आपने जैसे कि देखा भी कि हर एक वेद के लिए 12 साल लग जाते थे, 48 साल के तो वेद वेद हो गए। बहुत फास्ट करिकुलम था, बहुत फास्ट पाठ्यक्रम था। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध काल में करिकुलम इतना ज्यादा वास्ट नहीं था, इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। टीचर स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड होता था बहुत ज्यादा क्लोजर था, यहाँ पर कंपैरेटिवली क्लोजर नहीं था। हालांकि अगर हम बात करें प्राचीन शिक्षा की और बौद्ध काल में, हम कहेंगे कि कंपेयर क्लोज था, पिता पुत्र वाला संबंध था, लेकिन वैदिक काल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि संस्थागत हो गया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम फर्क पड़ गया था उस पर। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि छात्रों से पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन जीने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। संन्यास लेने से पहले उन्हें वापस जाना पड़ा और सांसारिक कर्तव्य को पूरा करना पड़ा, तो उसको इजाजत थी। यानी कि ऐसा नहीं कि वो पूरा संन्यास लेंगे और अपन एजुकेशन पूरी करके घर चले जाते थे, उनका समावर्तन संस्कार हो जाता था। बौद्ध काल में उनसे ये अपेक्षा की जाती थी, उनसे ये इच्छा की जाती थी कि वो पूरे जीवन भर यही रहे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। हालांकि उनको स्वेच्छा थी, जो है उनको इजाजत थी कि वो जो घर जाना चाहे जा सकते हैं, और जो यहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अपेक्षा उपेक्षा की जाती थी, कहीं ना कहीं अपेक्षा की जाती थी, इच्छा की जाती थी कि हाँ वो यहीं रुके, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, मुख्यतः संस्कृत बोली जाती थी। वैदिक काल में संस्कृत भाषा में होता था सारा, जो भी एजुकेशन शिक्षा होती थी संस्कृत भाषा में होती थी। और बौद्ध काल में जो पाली भाषा आ गई थी, कौन सी भाषा? पाली भाषा आ गई थी, और उसी में ही सारी शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपके जो है अंतर हो गए, कितने सारे पॉइंट्स आपके हो गए। अब इसको लिखने का तरीका वही सिमिलर होगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन आ जाए और सिमिलैरिटीज की बजाय डिफरेंस पूछ ले, तो पहले वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, 5-10 लाइन, बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में बताएंगे, डिफरेंस की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, मेन मेन पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो हेडिंग एज अ हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स क्या बनेंगे वो भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं लिखना है हेडिंग वाइज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हेडिंग वाइज चाहे तो लिख सकते हैं, एक ऑप्शन है, या तो इसी तरीके से करें अलग अलग हेडिंग वाइज। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने मेंशन कर दिए और उसके बाद आप क्या करें, डिफरेंस बताने ना अंदर, तो इस तरीके से टेबल बनाए जैसे कि मैंने अभी बनाई हुई थी। आप एक टेबल बना लें, एक तरफ आपका वैदिक पीरियड और एक तरफ आपका बुद्धिस्ट पीरियड, और दोनों में जो जो डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से लिख दें। जब एक डिफरेंस पूरा हो जाए 2-3 लाइन का, तब उसके बाद एक लाइन का गैप आप बीच में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंतर जो है एक एक लाइन के, तब गैप मत रखिएगा। यानी कि हर एक लाइन के बाद गैप रखेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि 5th-6th क्लास के बच्चे ने लिख दिया। तो अगर 2-3 लाइन के पॉइंट्स हैं आपके, तब आप बीच बीच में एक एक लाइन गैप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर जो बात आई थी कि जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन करने होते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, भाई अंतर में तो, समानताओं में तो आराम से बन गए थे, डिफरेंस में कैसे बनेंगे? तो वो देखिए, यहाँ पर पहला अंतर हो जाएगा सिस्टम कैसा था एजुकेशन का, एजुकेशन का नेचर क्या था, एक वो हो जाएगा। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूशन कैसे थे, कौन से थे, वो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का एक आप अलग से हेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद फंडिंग सिस्टम एक हेडिंग हो गई, उसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपका वैदिक पीरियड था फंडिंग सिस्टम बेकार था, लेकिन वैदिक पीरियड में फंडिंग सिस्टम अच्छा हो गया था। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट किस नाम से जाने जाते थे, ये हो गया। टीचर की नेचर क्या होती थी, वैदिक सिस्टम में किस तरीके, कितना लंबा चला। तो इस तरीके से आप जो है हेडिंग डाल सकते हैं। करिकुलम एक हेडिंग हो गया, बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एक हेडिंग हो गया। तो इस तरीके से हेडिंग्स डाली, उसके बाद टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए, चाहे 1 बाय 1 हेडिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल फॉर्म में करेंगे ज्यादा बेस्ट लगेगा, और हेडिंग भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आज का डिफरेंस सिमिलैरिटीज, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे तो आई होप आपको क्लियर होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। आगे तक के लिए भी आपका ये चीजें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब
आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो, वैल्यूएबल लग रही हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा वीडियो में आपको कुछ भी अच्छाई लग रही हो, कुछ भी कमी लग रही हो, आप अपना फीडबैक जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वो टॉपिक मेंशन करिए, आने वाली वीडियो उन टॉपिक पर भी बनाई जाएगी, ये पक्का प्रॉमिस है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।